आज हम एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और एक जो केमिस्ट्री का जो ये एक लिहाज से जो टॉपिक है ये हायर क्लासेस के लिए ख़ास तौर पर वो सेमेस्टर्स केमिस्ट्री के जो बीएस कर रहे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर्स या इसके अलावा जो एडवांस में यानी कि सेवन्थ सेमेस्टर या एट्थ सेमेस्टर में जब वो कोर्स वर्क करते हैं तो वहाँ पर उनको फिजिकल केमिस्ट्री में अक्सर मसाइल होते हैं। तो उस फिजिकल केमिस्ट्री के हवाले से एक टॉपिक है, एक डेरिवेशन है, वो यहाँ पर आज मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। पहला लेक्चर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का और टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, इस इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे। ये इक्वेशन आई कहाँ से? अक्सर बुक्स के अंदर जब भी आप देखते हैं तो ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखी हुई होती है, लेकिन इसकी डेरिवेशन मौजूद नहीं होती है अक्सर बुक्स के अंदर। तो ये इक्वेशन कहाँ से ड्राइव हुई है, कहाँ से आई है और इसमें कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं और किस तरह की इसकी डेरिवेशन होती है, क्या इसका फिनोमेना है, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यानी कि मेन इस वक्त हमारा काम आर्हेनियस इक्वेशन की थ्योरी के साथ नहीं है, बल्कि उसकी डेरिवेशन के साथ है कि ये इक्वेशन को ड्राइव कहाँ से किया गया। इस इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले हम इस इक्वेशन में मौजूद जो सब्सटेंस हैं उनको हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इसमें मौजूद हैं और ये फैक्टर क्या हैं, किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे लिखूं तो हमारे पास है k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। अब इसमें जो k हमारे पास मौजूद है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? k इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें जो a मौजूद है ये a किस चीज को शो करता है? तो a हमारे पास शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी फैक्टर को। फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहा जाता है इसको, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी फैक्टर के साथ साथ हम इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। जो ए हमारे पास है इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। आर्हेनियस कांस्टेंट भी बाज़ दफा इसी को ही कहा जाता है। और इसमें जो ई हमारे पास मौजूद है ये तो एक्सपोनेंट सिंपल है, एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो यहाँ पे ई मौजूद है ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को। और आर जो हमारे पास है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल गैस कांस्टेंट को, जनरल गैस कांस्टेंट को। और इसके साथ जो टी है ये सिंपल है, यानी कि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस वक्त मैंने जो आर्हेनियस इक्वेशन थी उसमें क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसका मतलब है ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद है यहाँ पर, और उसके साथ साथ कांस्टेंट भी मौजूद है, जनरल गैस कांस्टेंट भी मौजूद है, टेम्परेचर्स भी मौजूद है और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी मौजूद है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर को हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी फैक्टर को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये कोलिजन को रिप्रेजेंट करता है कि अगर बाई मॉलिक्यूलर्स हों या ट्राई मॉलिक्यूलर्स मॉलिक्यूल्स हों, उनकी जो कोलिजन है उस कोलिजन्स का अफेक्ट क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हम ए से मालूम कर सकते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि जो हमारे पास ये ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू में भी चेंज आ सकता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर की स्मॉल वैल्यू इंक्रीज करेंगे यानी कि उसमें ज्यादा चेंज नहीं लाएंगे तो फिर इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है गैसेस के लिए। यानी कि अगर आप टेम्परेचर में इजाफा करेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में इजाफा करेंगे तो तब इस कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज आएगा, अदरवाइज इस कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो ये तो थी आर्हेनियस इक्वेशन जिसमें क्या क्या चीजें थी उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी डेरिवेशंस की तरफ चलते हैं। अगर हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो आर्हेनियस इक्वेशन है इसको हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं। तो आर्हेनियस इक्वेशन की जो डेरिवेशन है उसके लिए एक और हमें एक फिनोमेना की जरूरत पड़ती है, उसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है या उसके फार्मूले की हेल्प की जरूरत पड़ती है। उसको क्या कहते हैं हम वो भी मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ।
तो हमारे पास वो फिनोमेना है वेंट हॉफ इक्वेशन। वेंट हॉफ इक्वेशन helpful to drive the Arrhenius इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए वेंट हॉफ इक्वेशन की हेल्प हम लेते हैं। और वेंट हॉफ इक्वेशन क्या है वो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो वेंट हॉफ इक्वेशन कुछ इस तरीके की है कि इनकी डी है, नेचुरल लॉग के है, अपॉन हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ डी है, इज इक्वल टू है चेंज इन एनर्जी अपॉन आर जनरल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेंट हॉफ इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस जो है उसका जो रिजल्ट लास्ट में आएगा वो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर हम चेंजेस करेंगे, ये इक्वेशन बनेगी। अब जो वेंट हॉफ इक्वेशन है ये कैसे ड्राइव हुई है इसकी वीडियो भी मैं अपलोड जो है इसमें कर दूंगा और वहां से आप इसको भी समझ सकते हैं कि ये इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई है अगर आपको इसकी डेरिवेशन समझनी है। तो वेंट हॉफ इक्वेशन है क्या जी? देखें, वेंट हॉफ जो इक्वेशन हमारे पास है ये बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन है जो आप ये कह सकते हैं कि ये गिब्स फ्री एनर्जी की एप्लीकेशन है। यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है किसी भी वर्क को करने के लिए उसकी एक एप्लीकेशन हमारे पास है। वेंट ऑफ इक्वेशन में जो वेंट ऑफ इक्वेशन है इसमें भी हम एक ऐसी रिलेशनशिप मालूम करते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशनशिप मालूम किया जाता है। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। और जैसे थर्मोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उस थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर जो है वो फिर क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन भी आती है, वेंट हॉफ इक्वेशन भी आती है। ये सारी गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की जो है अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। तो वहां पर बाद दफा इसको वेंट हॉफ इक्वेशन की बजाय हम ये भी कहते हैं कि आपके पास ड्राइव द रिलेशनशिप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एंड टेम्परेचर्स। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के दरमियान का रिलेशनशिप फाइंड करें, क्योंकि हम मैट्रिक लेवल तक भी हम पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर्स। व्हेन टेम्परेचर चेंज देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज। तो फिर उसकी रिलेशनशिप जब फाइंड करते हैं तो उस थ्योरम को और उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? वेंट हॉफ इक्वेशन कहते हैं। मतलब इस वेंट हॉफ इक्वेशन के जरिए से हम इस इक्वेशन को क्या करने जा रहे हैं? ड्राइव करने जा रहे हैं। अब इसमें कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव है, और डिफरेंशिएशन हम कहते हैं एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये जो किसी भी फिनोमेना की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मालूम करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। इस वक्त ये ऑपरेटर अप्लाई किया गया है इसके ऊपर, और ये चेंज इन एनर्जी को शो करता है। ये जनरल गैस कांस्टेंट को आपके पास रिप्रेजेंट करता है, और जो टी हमारे पास है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप ये देखें इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में आपके पास क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मौजूद है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जब हम एक स्पोज इक्वेशन लेते हैं जिसमें हमारे पास आता है a प्लस b, और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट आ जाता है k1, रिवर्स रिएक्शन के लिए कांस्टेंट आ जाता है k2, और जो प्रोडक्ट बन गया हमारे पास c और d। देखिए ये चीज जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम मैट्रिक में भी स्टडी करते हैं और फर्स्ट ईयर में भी स्टडी करते हैं, बीएस में भी आती है। इसमें k1 फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है और k2 रिवर्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। k1 फॉरवर्ड को और k2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिवर्स रिएक्शंस को आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी इक्वेशंस के आपके पास जो इक्वेशन में जो ये दो कांस्टेंट हैं, जब हम इसको लॉ ऑफ मास सेक्शन में जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं ये दो कांस्टेंट हैं, और अगर हम इन दो कांस्टेंट को रिप्लेस करें तो रिप्लेस किया जा सकता है। यानी कि k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? k के बराबर होगा। ये हम प्रोसेस जो है लॉ ऑफ मास एक्शन में करते हैं, वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं कि रेशियो ऑफ equilibrium constant of forward reaction to equilibrium constant of backward reaction equal to the an other constant means k constant के। अब क्योंकि k जो है वो k1 upon k2 के बराबर है तो इस k की जगह पर इस k की जगह पर इस k1 और k2 को हम क्या कर देंगे? पुट आपके पास कर देंगे।
यानी कि जो हमारे पास ये के है इसकी जगह पर इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। देखिए अगर हम इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं, जो कि आपके पास ये है, ये मतलब k की जगह पर k1 और k2 को पुट करते हैं, तो किस तरह की इक्वेशन बनेगी, यानी कि इस k1 और k2 जो हमारे पास है ये हम k की जगह पर पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, जिसमें आ रहा है d अपॉन हमारे पास है dt, और इसकी जगह पर वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, नेचुरल लॉग है k1 अपॉन k2 है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को ऐसे मैंने यहां पर इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू आया डेल ई अपॉन आर टी स्क्वायर। देखिए अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं आगे, तो नेचुरल लॉग लगा हुआ है, नेचुरल लॉग में अगर कोई डिवीजन हो तो वो रूल ये होता है कि अगर मैं इसको साइड पर लिखूं इस रूल को, कि अगर नेचुरल लॉग लगा हो x अपॉन वाई हो, तो इसको इक्वल टू किसके बराबर लिखते हैं, नेचुरल लॉग जब लगा हुआ हो किसी भी फ्रैक्शन के साथ तो वो उसको नेगेटिव वैल्यू में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है मैथ्स के रूल के मुताबिक, जो कि 9th क्लास में भी मैथ में ये अप्लाई होता है। तो यहां पर भी हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब मैं जब इसको अप्लाई करता हूं तो ये कुछ यूं हो जाएगा, d हो जाएगा नेचुरल लॉग k1 हो गया, माइनस हो गया नेचुरल लॉग k2 हो गया, और डिवाइड में कौन है, dt है, इज इक्वल टू है डेल ई अपॉन आर टी स्क्वायर। मतलब इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखिए इस वक्त हमारे पास क्योंकि दो कांस्टेंट हैं, k1 है k2 है, एक फॉरवर्ड का है एक रिवर्स का है, तो इनकी एनर्जी चेंज भी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये ई जो मौजूद है ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अलग हो सकती है और रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अलग हो सकती है। उस वजह से इसके अंदर मैं फर्दर एक कुछ चेंज लाता हूं इस फार्मूले के अंदर, वो मैं क्या चेंज लाता हूं अभी आप देखिए उस चेंज को भी, यानी कि d हमारे पास है और नेचुरल लॉग है k1 माइनस नेचुरल लॉग k2, और डिवाइड में क्या है हमारे पास dt इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे e1 माइनस e2, और डिवाइडेड बाय क्या है आर टी स्क्वायर हमारे पास है। देखिए जो हमारे पास इक्वेशन की डेरिवेशन है जिसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं वो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम ड्राइव करने की तरफ जा रहे हैं जो मैंने शुरू में यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पर इस डेल ई की जगह पर मैंने E1 माइनस E2 लिख दिया, E1 हो गया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और E2 क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, पुट कर दिया है। अब इसको डेरिवेटिव को इन दोनों के साथ अलग अलग मैं पुट करता हूँ ताकि इसके दो पार्ट्स बनाए जा सके। तो वो कैसे पुट करता हूँ वो भी आप इसमें देखें इस तरीके से कि d को यहां पर हम सॉल्व कर लेंगे, d हो गया नेचुरल लॉग k1 माइनस d हुआ नेचुरल लॉग k2, और डिवाइड में हमारे पास क्या है dt है, इज इक्वल टू, इसके भी पार्ट बना लेते हैं, ये आर टी स्क्वायर e1 का भी है, आर टी स्क्वायर e2 का भी है, तो e1 अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस E2 अपॉन आर टी स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से इक्वेशन के अंदर हम क्या ले आए हैं, तब्दीली ले आए हैं, कुछ चेंजेस जो है हम लेकर आए। क्या ये जो dt है ये भी तो दोनों का ही पार्ट है, दोनों के साथ इसमें भी क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो यहीं पर इसको दोबारा मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, आप लोग इसको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अब इसके अंदर मजीद मैं जो है वो चेंज ला रहा हूँ, वो देखें किस तरीके का चेंज लाता हूँ, क्या कर रहा हूँ इसमें, इस dt को इनके साथ लिख देता हूँ अलग अलग, यानी कि d मैंने लिख दिया नेचुरल लॉग k1 हो गया डिवाइडेड बाय dt, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, d है नेचुरल लॉग है k2 है डिवाइडेड बाय dt, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इज इक्वल टू है e1 अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस E2 अपॉन आर टी स्क्वायर हो गया। मतलब इस तरीके से हमने इसके पार्ट्स बना लिए हैं। अच्छा, इसके जब हमने ये पार्ट्स बना लिए हैं, अब यहाँ पर हम इस इक्वेशंस को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अब अरेंज किस तरीके से करते हैं, अरेंज इस तरीके से करते हैं कि अगर आप ये देखें ये प्लस में है तो इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो ये उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा।
अगर हम इसके किसी मतलब उस इक्वेशन के रिवर्स या फॉरवर्ड को किसी एक को कांस्टेंट कर लेते हैं, एक को 0 के बराबर कर लेते हैं, तो ये पहला पार्ट पहले के बराबर हो जाएगा, दूसरा पार्ट दूसरे के बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। यानी कि आपके पास हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो इस पार्ट के इक्वल हो सकता है, और जो ये वाला पार्ट है ये इस पार्ट के इक्वल हो सकता है अगर हम किसी एक पार्ट्स को एज अ कांस्टेंट कर लें, मतलब फॉरवर्ड को कांस्टेंट कर लें या रिवर्स को कांस्टेंट कर लें। तो इसलिए इसकी दो कंडीशनें बन जाएंगी। अभी दो कंडीशन को यहां पर मैं अरेंज करता हूं, आप देखें इस तरीके से ये चेंज हो सकता है कि नेचुरल लॉग k1 अपॉन dt इज इक्वल टू e1 अपॉन rt स्क्वायर। एक पार्ट ये बन गया इसका, और दूसरा पार्ट ये वाला भी बन सकता है, d है, देखिए दोनों के साथ माइनस है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k2 अपॉन dt इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर टी स्क्वायर। इस तरीके से मैंने इस पोर्शन को क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है। मतलब इसके दो पार्ट बना दिए इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के दो पार्ट बना लिए, तो दोनों में आपके पास क्या फर्क आ रहा है, खाली इधर k1 है तो इधर e1 है, इधर k2 है तो इधर आपके पास e2 है। अब इसकी अगर हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं, तो जनरल इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल जनरल हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1 और 2 की बनाने की बजाय एक सिंपल इक्वेशन अगर बना रहे हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा उसको आगे चलाना। तो फॉर जनरल इक्वेशन अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो वो किस तरह की बन जाएगी, वो कुछ यूं बन जाएगी, डी है नेचुरल लॉग के हो जाएगा अपॉन dt हो जाएगा इज इक्वल टू e अपॉन आर टी स्क्वायर। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन हो चुकी है। मतलब इधर हमने 1 वगैरह खत्म कर दिया, यहाँ पर 1 नहीं लिखा, यहाँ पे 1 नहीं लिखा, यहाँ पे 2 नहीं लिखा, यहाँ पे भी 2 नहीं लिखा। अब हम इन दोनों पार्ट्स को जनरल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। हाँ, लास्ट में जब हमारे पास इक्वेशन आपके पास ये ड्राइव हो जाएगी तो आप इसको 1 2 लिख सकते हैं। आप इसको वापस 1 2 मतलब 1 का मालूम करना चाहें, फॉरवर्ड का मालूम करना चाहें या रिवर्स का मालूम करना चाहें तो आप वो वैल्यू वापस पुट कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मालूम हो जाएगा। अगर आप दोनों को इकट्ठे मालूम करना चाहें, मतलब ये वाली इक्वेशन लिखना चाहें तो तब भी आप इसको उसमें भी मेंशन कर सकते हैं, दो इसके पार्ट बना सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि अभी इसका आगे सोल्यूशन जो है फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर हम इसमें रीअरेंजमेंट करते हैं। अब रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे इसकी, तो रीअरेंजमेंट मैं लिखता हूं यहाँ पे और इसको ऊपर शिफ्ट करता हूं, रीअरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स की रीअरेंजमेंट करता हूं तो वो किस हवाले से कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, वो आपको इस स्टेप में समझ आ जाएगी। देखिए रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करेंगे, इस इक्वेशन को वापस लिख देता हूं एक दफा ताकि आपके सामने रहे। ये डी था नेचुरल लॉग के था अपॉन dt इज इक्वल टू e अपॉन आर टी स्क्वायर, मतलब ये इक्वेशन थी। अब इसमें रीअरेंज ये करते हैं कि इसका जो dt है, जो डिफरेंशिएशन है टेम्परेचर का, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको मैं टेम्परेचर की तरफ क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। अगर मैं टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर बच जाएगा d नेचुरल लॉग k, और इस साइड पर क्या हो जाएगा, E अपॉन आर को मैंने अलग कर दिया दोनों को, एक्टिवेशन एनर्जी और जनरल गैस कांस्टेंट को, dt को यहाँ पर ऊपर ऐसे लिख दिया और नीचे हमारे पास क्या है, t स्क्वायर है। तो इस वक्त रीअरेंजमेंट के अंदर टेम्परेचर वगैरह जो है वो एक साइड पर आ चुके हैं, जो हमारे पास टेम्परेचर्स हैं वो क्या आ चुके हैं, एक साइड पर आपके पास आ चुके हैं, और एक साइड पर आ चुके हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमने सिर्फ के लाना है इस साइड पर, अगर आप देखें तो हम उसी तरफ ऐसा ऐसा मूव कर रहे हैं, इस साइड पर के आ रहा है खाली, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या मौजूद है, डी मौजूद है यहाँ पर। सबसे पहले डी को खत्म करेंगे, फिर हम इस नेचुरल लॉग को भी खत्म करेंगे ताकि खाली के बच जाए। डी डिफरेंशिएशन है, इसको उलट क्या है, इंटीग्रेशन है, तो इस डी को खत्म करना है तो इंटीग्रेट कर ले। वैसे भी डिफरेंशिएशन तो इस साइड पर मौजूद है, इस साइड पर मौजूद है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो मैं लिखता हूं यहां पर इंटीग्रेट द इक्वेशन, इंटीग्रेट द इक्वेशन है। जब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, ये इंटीग्रेशन का साइन है, डी हुआ नेचुरल लॉग के हुआ, ई अपॉन आर हुआ, यहां पर भी हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और dt हो गया।
देखें अब इसमें थोड़ा सा आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन का एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसको उसी के मुताबिक हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऐसे सर्कल कर रहा हूँ इसको। देखिए इंटीग्रेशन का एक फार्मूला ये है कि अगर x की पावर n हो और dx हो, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आप इंटीग्रेशन का साइन उसको जब हटाएंगे तो आप इसके साथ 1 प्लस कर देंगे पावर, और नीचे भी वही पावर लिख देंगे और प्लस यहाँ पे c लिख देंगे, और c हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट यूज किया जाता है, कहीं पर c यूज किया जाता है तो कहीं पर i यूज किया जाता है, कहीं पर k भी यूज किया जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं है। तो मतलब ये है कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह की फॉर्म बननी चाहिए। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है कि जो पावर है उसके साथ 1 प्लस करें, ऊपर जो भी पावर बन रही उसी पावर को नीचे भी लिख दें। तो यहाँ पर ये नीचे मौजूद है, ये प्लस में है, तो ऊपर आकर इसको पहले शिफ्ट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस में चेंज हो जाएगा तो ये कुछ यूं हो जाएगा, इसको सॉल्व इसी जगह साइड पे कर रहा हूँ, यानी कि t-2 हो जाएगा और साथ में क्या है t मौजूद है, डिफरेंशिएशन साथ मौजूद है। अब इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई करता हूँ फार्मूला इसका, यानी कि इंटीग्रेशन का फार्मूला अगर इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे कुछ यूं लिखना पड़ेगा t-2 + 1 और नीचे भी क्या आ जाएगा, -2 + 1 आपके पास आ जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। मतलब ये इस फॉर्म में चला जाएगा। तो इसको अभी डायरेक्ट जो है मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, इस पूरे पार्ट को। तो वो देखें किस तरीके से, देखिए इस तरीके से है। देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है और डेरिवेटिव है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, खाली नेचुरल लॉग बच जाएगा। नेचुरल लॉग k = E/r है और यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर लिए, ये +2 था, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 होने के बाद इसकी इंटीग्रेशन ली है और इंटीग्रेशन लेने के बाद इसका जो रिजल्ट आया है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। t है -2 है +1 है, नीचे क्या है, -2 + 1 है और प्लस क्या है, c है। c यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो हमारे पास है। अब इसको मजीद जो है वो कुछ हम क्या कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट जो है वो हमारे पास आता है। तो नेचुरल लॉग था वैसे ही आ गया, E/r ये आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो t की पावर बच गई है -1 और नीचे भी क्या बचा हुआ है, -1 और प्लस आपके पास यहाँ पर क्या है, c मौजूद है। इस माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी कि नेचुरल लॉग k = है E/r है और ये माइनस में है पावर इसकी, तो नीचे आकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, t प्लस आ जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। मतलब ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरीके से इस वक्त क्या हो चुकी है, अरेंज हो चुकी है। अब इसमें हमने क्या करना है, अगर आप देखें हम इक्वेशन की तरफ मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। -E/RT बन चुका है इस वक्त, -e है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो RT भी आ चुका है, k भी आ चुका है, तो हम तकरीबन क्लोज पहुंच चुके हैं इसके। अब किस चीज को खत्म करना है हमने, नेचुरल लॉग को। तो नेचुरल लॉग का आपके पास आप कहें कि दुश्मन कौन होता है, वो एंटी लॉग होता है। नेचुरल लॉग को अगर आपने खत्म करना है तो आपको क्या लेना होगा, एंटी लॉग लेना होगा। तो यहाँ पर अभी मैं देखें आपके पास एंटी लॉग लेता हूँ इसी इक्वेशन का, जो इक्वेशन इस वक्त नीचे लिखी हुई है, इस इक्वेशन का एंटी लॉग ले लेते हैं। अगर इस इक्वेशन का मैं एंटी लॉग लेता हूं तो फिर देखें क्या चीज बनेगी। तो टेकिंग एंटी लॉग, दोनों साइड से एंटी लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग और एंटी लॉग तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर ऊपर यहां पे लिख रहा हूं तो इसका आंसर आ जाएगा k ये सारे का सारा कुछ किस में चला जाएगा, एक्सपोनेंट में चला जाएगा। मतलब कुछ यूं हो जाएगा, e हो जाएगा और ऊपर हम शिफ्ट करें, e को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो -e हो जाएगा और अपॉन क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा और प्लस इसमें क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। मतलब ये अभी एक्सपोनेंट पावर बन चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर एक और मैथमेटिकल आपके पास जो है वो टर्म है वो यूज होगी। अगर किसी चीज की पावर इस तरीके से हो, जैसे आपके पास e की पावर है इधर 2 और इधर e की पावर है x, अगर किसी के बेस एक जैसे हों तो उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। मतलब इस तरह हो जाता है, e हो जाता है 2 + x हो जाता है। अगर किसी के बेस एक जैसे हों तो उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। बेस कोई भी हो सकता है, a की पावर 2 है और a की पावर x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की पावर 2 + x हो जाएगा। मतलब पावरें ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ऐड हुई हैं, हम इसको अलग कर सकते हैं। अब
कैसे अलग कर सकते हैं? इस तरीके से, अगर मैं इसको यूं कर दूं, ई कर दूं, माइनस कर दूं ई अपॉन आर टी, और इसी तरह ई की पावर सी बना दूं। मैंने अलग कर लिया है क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है। अब इनके भी अगर आप देखें दोनों के बेस एक जैसे हैं तो इनकी पावरें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, दोबारा ये चीज वापस बन जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो हम रिजल्ट निकालना चाह रहे थे। सी हुआ, ई की पावर हुआ माइनस ई अपॉन आर टी। देखिए यहां पर जो सी था ये तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट था जो शुरू में हमारे पास आया था जब हमने लिया था, तो सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ई एक्सपोनेंट है, तो इस ई अपॉन सी को रिप्लेस किया जाता है। ये एज अ पूरा कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लिखते हैं ई अपॉन सी इज रिप्लेस्ड विद कैपिटल ए, which show the frequency factors, जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से जब हम इसको रिप्लेस करते हैं तो जो इक्वेशन हमने ड्राइव करनी थी मेरा ख्याल है वो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है इस वक्त। तो अगर आप देखें तो के का आपके पास वैसे के आ गया, ये आ गया, इसके साथ हम क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे, और आगे ऑलरेडी मौजूद है ई है, और माइनस ई अपॉन आर टी है। तो इस तरीके से जो इक्वेशन हमने ड्राइव करनी थी, कौन सी इक्वेशन ड्राइव करनी थी? आर्हेनियस इक्वेशन जो शुरू में मैंने यहाँ पे लिख दी थी, वो इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है। ये इक्वेशन हमने कहाँ से ड्राइव की है? ये वेंट हॉफ जो हमारे पास इक्वेशन थी उससे हम ड्राइव की। वेंट हॉफ इक्वेशन क्या थी? वेंट हॉफ इक्वेशन थर्मो में हमारे पास आती है, उसके अंदर हम इस चीज को ड्राइव करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। मतलब एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मौजूद हो, जिसमें टेम्परेचर भी मौजूद हो, तो उनको हम आपके पास जो है रिलेट करके निकालते हैं। अब वेंट ऑफ इक्वेशन कैसे ड्राइव होती है? उसमें गिब्स फ्री एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो गिब्स फ्री एनर्जी का, तो होता है G इज इक्वल टू H माइनस TS। ये गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला है। H इंथैल्पी था, T टेम्परेचर है, S जो हमारे पास है वो एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस फार्मूले के जरिए से हम जो है वेंट हॉफ को ड्राइव करते हैं। तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, उसकी भी वीडियो अपलोड कर लूंगा, ताकि पहले आप उसको भी देख लें कि उसका फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, फिर आप जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो भी ड्राइव कर लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये इक्वेशन कहाँ से आती है और ये ए क्या होता है, ए की क्या वैल्यू है, इसके क्या न्यूमेरिकल है। इसके हवाले से भी मैं एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा, अपलोड करूंगा।